प्रिय बच्चों, लॉकडाउन की वजह से कक्षाएं चल नहीं पा रही हैं, ना तो कोचिंग क्लास चल पा रहा है। तो हम अपने पास उपलब्ध जो भी संसाधन हैं इसी के माध्यम से कुछ पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर की बात करेंगे। पहला चैप्टर हमारा है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हम अपने दैनिक जीवन में जिस वैद्युत ऊर्जा के उपयोग से आरामदायक जीवन जी रहे हैं, जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जैसे हम लाइट के बिना लगता है कि हमारी जिंदगी अधूरी है। इस वैद्युत ऊर्जा के जनक ग्रीक के प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स थे। इस वैद्युत ऊर्जा के जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स थे। वैद्युत ऊर्जा के जनक थेल्स हैं। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले की बात है। थेल्स ने प्रयोगों के आधार पर पाया कि जब अंबर को ऊन या रेशम से रगड़ा जाता है तो इसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों और तिनकों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो इसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों एवं तिनकों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। स्पष्ट है ये गुण घर्षण से उत्पन्न होता है। इस प्रकार जब अंबर को ऊन से रगड़ा जाता है तो इसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों एवं तिनकों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा इस गुण को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं।
इस गुण को इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत कहते हैं। अतः रगड़ अर्थात घर्षण को वैद्युत कहते हैं। अर्थात रगड़ घर्षण को वैद्युत कहते हैं। इसकी उत्पत्ति अंबर से हुई। अंबर को हम ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंबर को हम ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा इस गुण को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यह गुण कौन सा गुण है? कागज के छोटे छोटे टुकड़ों और तिनकों को आकर्षित करने का गुण। ये गुण जो पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं उन्हें हम वैद्युतमय अथवा आवेशित वस्तुएं या पदार्थ कहते हैं। अब हम आगे आवेश के बारे में पढ़ेंगे। आवेश, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश पदार्थ का मौलिक गुण है जिसके कारण पदार्थ वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है एवं उसका अनुभव करता है। वैद्युत आवेश पदार्थ का मौलिक गुण है जिससे पदार्थ वैद्युतियों चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न एवं अनुभव करता है। आवेश यदि स्थिर है तो वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है, जबकि गतिशील आवेश वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। आवेश की गति की अवस्था को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। इनका नामकरण 1750 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। आवेश दो प्रकार के होते हैं। इनका नामकरण
अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। इन्हें क्रमशः बिट्स और रेशनिन भी कहते हैं। धनावेश को बिट्स कहते हैं और ऋणावेश को रेशनिन कहते हैं। धनावेश को बिट्स और ऋण आवेश को रेशनिन कहते हैं। जब कांच की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है तो फ्रैंकलिन ने बिना किसी तर्क से कांच पर उत्पन्न आवेश को धनावेश तथा ऊन या रेशम पर उत्पन्न आवेश को ऋणावेश का नाम दिया, जिसे बिट्स और रेशनिन कहते हैं। तो इस प्रकार से फिर दोहरा लेते हैं एक बार। वैद्युत ऊर्जा के जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स हैं। इन्होंने प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि जब अंबर को ऊन या रेशम से रगड़ा जाता है तो इसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों और तिनकों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा इस गुण को इलेक्ट्रिसिटी वैद्युत कहते हैं, अर्थात रगड़ घर्षण को ही वैद्युत कहते हैं। जो वस्तुएं ये गुण ग्रहण कर लेती हैं उन्हें हम आवेशित अथवा वैद्युतमय वस्तुएं कहते हैं। वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश पदार्थ का मौलिक गुण है जिससे पदार्थ वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न एवं अनुभव करता है। जब आवेश स्थिर होता है तो वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है, जबकि गतिशील आवेश वैद्युत एवं चुंबकीय दोनों प्रभाव उत्पन्न करता है। आवेश की गति की अवस्था को हम वैद्युत धारा कहते हैं। इसे हम आगे बढ़ेंगे। आवेश दो प्रकार के होते हैं। इनका नामकरण अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 ईस्वी में किया। 1750 ईस्वी में किया। पहला है धन आवेश जिसे हम बिट्स भी कहते हैं, दूसरा ऋण आवेश जिसे रेशनिन कहा गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ को ऊन या रेशम से रगड़ा और उन्होंने बिना तर्क के कहा कि कांच की छड़ पर जो उत्पन्न आवेश है उस धन आवेश तथा रेशम या ऊन पर जो आवेश उत्पन्न हुआ उसका नाम उन्होंने ऋण आवेश दिया। अब आगे हम आवेश के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो आवेश के बारे में अब हम पढ़ते हैं। आवेश पदार्थ का मौलिक गुण है जिससे पदार्थ वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा अनुभव करता है। अब हम आवेश के गुण देखते हैं। आवेश के गुण। आवेश का पहला गुण है समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल लगता है। पहला गुण है समान आवेशों में समान प्रकृति
के आवेशों में प्रतिकर्षण, जबकि विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण का बल लगता है। इस बल को वैद्युत बल कहते हैं। ध्यान रहे, अगर समान प्रकृति के आवेश हैं तो उनमें प्रतिकर्षण, और विपरीत अगर आवेश हैं तो उनके मध्य आकर्षण का बल लगता है। इस बल को हम वैद्युत बल कहते हैं। जैसे अगर धन और धन आवेश हैं तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, अर्थात एक दूसरे से दूर हटेंगे। इसी प्रकार अगर दोनों आवेश ऋण हैं तब भी इनमें प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे से दूर हटेंगे। जबकि विपरीत आवेश हैं, जैसे एक आवेश धन और दूसरा ऋण है, तो इनके बीच में आकर्षण होगा, अर्थात एक दूसरे के नजदीक आएंगे। आकर्षण होगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी बहुत महत्वपूर्ण है। आवेश की दूसरी प्रॉपर्टी, आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। प्रकृति की किसी भी घटना में इस नियम का उल्लंघन नहीं होता। जैसे उदाहरण के स्वरूप देखते हैं, मान लीजिए कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है। तो मान लीजिए ये कांच की छड़ है और रेशम, तो पहले कांच की छड़ पर आवेश वो शून्य है, प्लस रेशम पर भी आवेश शून्य है। इस प्रकार से पहले आवेश शून्य होता है। बाद में कांच पर जितना धन आवेश आता है, रेशम पर उतना ही ऋण आवेश आता है। इस प्रकार से कुल आवेश पहले भी और बाद में शून्य ही रहता है। दूसरे उदाहरण की बात करें, इलेक्ट्रॉन पर जितना धन आवेश होता है, ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश होता है, पॉजिट्रॉन पर उतना ही धन आवेश होता है। जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे का पूर्णतया विनाश कर देते हैं, पूर्णतया विनाश कर देते हैं। इस प्रकार से पहले भी कुल आवेश शून्य और बाद में भी कुल आवेश शून्य ही रहता है। इस प्रकार से आवेश संरक्षित रहता है। आप और तर्क की सहायता से भी चाहें तो उदाहरण दे सकते हैं। आवेश की अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे मूल आवेश। प्रकृति में सबसे छोटा आवेश स्मॉल है। प्रकृति में सबसे छोटा आवेश स्मॉल ई है। इसे मूल आवेश कहते हैं। इससे छोटा आवेश प्रकृति में संभव नहीं है। स्मॉल ई बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। अब आवेश का क्वांटीकरण,
ये आवेश की बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। किसी भी वस्तु पर या पदार्थ पर आवेश की मात्रा स्मॉल ई के पूर्ण गुणज में होती है। जो आवेश की मात्रा किसी भी वस्तु या पदार्थ में होती है, वस्तु में आवेश की मात्रा स्मॉल ई के पूर्ण गुणज में होती है। अर्थात स्मॉल ई टू स्मॉल ई डॉट डॉट स्मॉल एन ई, इससे एक हमें फार्मूला मिल जाता है Q बराबर स्मॉल एन ई, जहाँ n इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E आवेश की मात्रा है। इस आवेश के इस गुण को हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसकी परिभाषा इस तरीके से भी हो सकती है, आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात जो आवेश की मात्रा है किसी पदार्थ को, या तो E होगी या तो 2E होगी। इसके बीच में अन्य कोई मान जैसे 1.5 E, 1.6 E, etc. ये संभव नहीं है। तो प्रकृति में सबसे छोटा आवेश स्मॉल ई है, इसे हम मूल आवेश कहते हैं। स्मॉल ई इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आवेश का क्वांटीकरण किसी भी वस्तु या पदार्थ में आवेश की मात्रा स्मॉल ई के पूर्ण गुणज में होती है, अर्थात स्मॉल ई स्मॉल 2e डॉट डॉट एन ई या Q बराबर एन ई। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अब आवेश के मात्रक आवेश अदिश राशि है। इसका SI मात्रक कूलाम, 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर इंटू सेकेंड, क्योंकि Q इक्वल टू IT होता है, तो I का मात्रक एम्पियर हो गया और T का मात्रक सेकेंड हो गया। तो 1 कूलाम C बराबर 1 एम्पियर इंटू सेकेंड, तो इसे हम कूलाम कहते हैं। इसको कैपिटल C से लिखा जाता है। इसका SI मात्रक कूलाम है। कूलाम की परिभाषा, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तो परिपथ में प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलाम होती है। यदि किसी चालक या परिपथ किसी चालक में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड में प्रवाहित होती है, तो चालक में आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। एक कूलाम होगी। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, छोटा मात्रक फ्रैंकलिन है, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम से प्रसिद्ध है। और सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है।